जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत से माध्यमों से, बहुत से तरीकों से, बहुत से सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया और ख़ास करके मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस मुद्दे को, इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को, इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध को अपने चैनल के लिए टीआरपी बना रखा है। और दूसरा कि इस मुद्दे के जरिए भारत के सभी जरूरी मुद्दों को या देश के आम लोगों के मुद्दों को, देश के हितों के मुद्दों को एकदम से दबाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के नफरत को, इजराइल के नफरत को दिखा दिखा करके, या ये कह सकते हैं उस युद्ध की के से जो टीआरपी बटोरने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया से बनी गोदी मीडिया से डाबर मीडिया द्वारा, सुपारी मीडिया और फिर डाबर मीडिया, तो उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से, दूसरे चैनलों से, राष्ट्रवादी पत्रकारों से आप जरूर सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। उस चल रहे युद्ध में और कौन से देश क्या शामिल हुए, उनकी क्या भूमिका रही। खास करके अमेरिका, जो आतंकवादियों का जनक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, जो आतंकवाद को पैदा करता है, पोसता है, पालता है, आतंकवादियों को भेजकर दूसरे देशों में अस्थिरता पैदा करता है और उसके जरिए अपने हथियार बेचता है। कहने का मतलब यह है कि आतंकवादियों का माई बाप जो है अमेरिका, आतंकवादियों का गढ़ जो है अमेरिका, आतंकवादियों का जनक जो है अमेरिका, इस युद्ध में क्या भूमिका निभा रहा है उसको भी आप दूसरे माध्यमों से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं वो बातें आप तक लेके आता हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं या आपको बताता हूं जो कोई नहीं बताता, या जिस पर किसी की निगाह नहीं जाती, या शायद वो समझ नहीं पाते या समझ करके बोल नहीं पाते, जो भी हो। फिलहाल अब बात फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की। आप ये कह सकते हैं कि ये भारत में अंग्रेजों द्वारा हुए हमले, अंग्रेजों द्वारा हुए भारत पर दमन, अंग्रेजों द्वारा किए गए एक एक राज्य पर धीरे धीरे कब्जा, या अंग्रेजों द्वारा जो भी भारत पर बाहरी आकर के आक्रमण करके, पहले मुगल, कभी डच, कभी कोई छोटे मोटे लुटेरे भी आकर के भारत पर जिस तरह कब्जा करने की कोशिश करते थे, कर लेते थे और किए। खास करके अगर बड़ा एक लंबा समय अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का जो हम लोगों के पहले का समय है, हमारी आज़ादी के पहले का समय है, वो एक बड़ा विभत्स रहा। आज जो फ़िलिस्तीन, जिसे आप इजराइल भी कहते हैं, बीच के हिस्से को, वो इजराइल नहीं है, वो भी फ़िलिस्तीन है। तो जिसे फ़िलिस्तीन में चल रहे इस युद्ध को आप अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे भारत में जो युद्ध था उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। अंग्रेज जिस तरह हमारा दमन करते थे, अंग्रेज जिस तरह भारत पर एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरे राज्यों पर कब्जा किया, अंग्रेज जिस तरह से तोड़फोड़ करते थे, अंग्रेज जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहते थे, अंग्रेज जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते थे, वही व्यवहार फ़िलिस्तीन की धरती पर यहूदियों का है। और फ़िलिस्तीन के लोगों की जो लड़ाई है वो हमारी क्रांति की लड़ाई ही है, अगर हम इतिहास से जोड़कर देखें। क्योंकि यहूदी वहां शरणार्थी बनकर आए थे, आज उन्हीं को मार रहे हैं। इजरायली मतलब यहूदी वहां शरणार्थी बनकर आए थे और शायद उन्होंने भी अतिथि देवो भव वाला शब्द कहीं से सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जो उन्होंने किया, यहूदियों को जो जगह दी, जो शरण दिया, जो उसका परिणाम आज वो चुका रहे हैं। जिस तरह से
200-250 साल हम अंग्रेजों को बुला करके, यूं कह सकते हैं, और व्यापार के नाम पर बुला करके अपने आप को गुलाम बनवाए थे, उसी तरह से फिलिस्तीन ने यहूदियों को बुला करके इजराइल पैदा कर लिया, अपने लिए जहर पैदा कर लिया अपने लिए, और आज वो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरी सोच और मेरा पक्ष है, ये मेरी और यही ऐतिहासिक जानकारी है। अब इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, वो ना रखे, सच यही है। और हमें भी इसी निगाह से देखा जाता था, जब हमारे क्रांतिकारी लड़ते थे, अंग्रेजों से लोहा लेते थे, तो दूसरे देशों में इसी निगाह से देखा जाता था जिस निगाह से आज फिलिस्तीन के लोगों को देखा जा रहा है। अब बात आती है युद्ध की। फिलिस्तीनी लोग, फिलिस्तीन की आम जनता और उनकी नुमाइंदगी करती हमास, या बहुत कम लोगों की नुमाइंदगी, जो भी हो। आप जानते हैं देश के गद्दारों ने, देश के बहुत से गद्दारों ने भगत सिंह का भी साथ नहीं दिया, चंद्रशेखर आजाद का भी साथ नहीं दिया, क्रांतिकारियों का भी साथ नहीं दिया। शुरू में तो कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या कहने का मतलब वो वक्त आते आते तो बहुत से पूरे देश में क्रांति फैल चुकी थी, लोगों का विचार बदल चुका था, लोगों की भावनाएं बदल चुकी थी, लोग समझ चुके थे अंग्रेजों के दमन को। लेकिन उससे पहले जब नहीं समझ पाए थे, उस समय जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को हमारे लोग ही गलत कहा करते थे, हो सकता है फिलिस्तीन में भी फिलिस्तीनी हमास को गलत कहते हों, लेकिन रियलिटी ये है कि वो फ्रीडम फाइटर हैं। सच और इतिहास तो यही बताता है, कहता तो यही है, भौगोलिक जो परिस्थिति है वो तो यही बता रहा है। कोई इसे माने या न माने, ये अलग बात है। अब रह गई बात इस युद्ध की। हमास ने जब ये युद्ध छेड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा या ये नहीं इस पर विचार नहीं किया होगा कि रिटेलिएशन में या पलटवार में जो भी इजराइल करेगा उसमें क्या क्या कर सकता है। तो क्या जो कर सकता है वो कर नहीं रहा है, और जो कर रहा है उसके बारे में हमास या फिलिस्तीन की जनता या जो भी, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? सोचा था। मेरा अपना अनुमान है, मेरी अपनी सोच है, सोचा था, और सोचकर ही, बहुत सोच समझकर ही ये युद्ध शुरू किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल जब उनका दमन कर ही रहा था, उन्हें भूखों मार रहा था, उन्हें गुलाम बना के रखा था, उन्हें भूखों मरने के लिए मजबूर कर रहा था, जब उन पर अत्याचार कर रहा था, जब चाहे जिस भूभाग पर चाहे वो कब्जा कर लेता था, अमेरिका जैसे आतंकवादी देश, नाटो के जो आतंकवादी देश हैं, जो हथियार बेचने वाले देश हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हो जाते थे। यहां तक कि इजराइल की मान्यता भी उन्होंने एक छल छद्रम और कपट से दिया। उस स्थिति में अमेरिका आज भी वही भूमिका कर रहा है। और ऐसे में जब उन्हें लग रहा था कि मैं तो मर ही रहा हूं, मेरा तो दमन हो ही रहा है, मेरा तो कत्ल हो रहा है, मेरे भूभाग पे और आगे बढ़कर कब्जे किए जा रहे हैं, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है और मुझे मरना ही है, तो लड़के क्यों नहीं मरे? मैं समझता हूं फिलिस्तीन की जनता और फिलिस्तीन के लड़ाके जो भी हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी इस सोच ने इस युद्ध को जन्म दिया। अब रही बात पूरी दुनिया की, वैसे भी भारत कभी साहस नहीं दिखाया है, कभी साहसी नहीं रहा है, इतिहास से जैसा सामने आता है। बीच में ऐसा नहीं है कि हमेशा भारत कायरता ही करता रहा है, बहादुरी भी किया है, नेतृत्व के ऊपर है। लेकिन आज का नेतृत्व कायर नेतृत्व है, जिसका परिणाम आपने देखा कि भारत खुलकर युद्ध रोकने के लिए वोट भी नहीं कर सका। तो ये हमेशा भारत कायर नहीं रहा, लेकिन भारत के कुछ लोग और भारत का नेतृत्व कायर भी रहा है, बहादुर भी रहा है, लड़ा भी है। खैर, उस विषय पर नहीं जाते हैं, बात युद्ध की कर रहे हैं। तो अब इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइलियों द्वारा किया जा रहा अत्याचार, मारकाट, बमों की बौछार, बस्तियां उजाड़ देना, जो भी इजराइल कर रहा है, यह एक्सपेक्टेड था, ऐसा इजराइल करेगा और यह प्लान था।
ये अमेरिका का प्लान था, ये नाटो देशों का प्लान था। मेरे दोस्त, अब ये युद्ध एक फ्रीडम फाइट का युद्ध भी नहीं रह गया है। और आप देख रहे हैं कि इजराइल अमेरिका के दम पे एटमी हथियारों की धमकी भी दे रहा है। मैं नहीं जानता कि इजराइल को ये क्षमता हासिल कर चुका है, या वैसे उसको इतने सामरिक मदद अमेरिका से मिल रहे हैं तो ये क्षमता तो उसके पास होना ही चाहिए, होगा ही और कर भी सकता है। एटमी युद्ध की धमकी देने वाला इजराइल इस बात को भूल रहा है कि जिस युद्ध को उसने शुरू किया है, या हमास से जो आज ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये युद्ध फिलिस्तीनियों के द्वारा या हमास के जरिए किया गया, ये गलत है। युद्ध तो इजराइल फिलिस्तीनियों पर एक एक दिन रोज लड़ रहा है, हर रोज मार रहा है, हर रोज दमन कर रहा है। जब हर रोज दमन कर रहा है, जैसे अंग्रेज हमारा करते थे, तो जब हर रोज दमन कर रहा है और एक दिन पलटकर वार करने पर वहां के लड़ाके उसे आतंकवाद का नाम देकर चाहे जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि आतंकवादी फिलिस्तीन नहीं, आतंकवादी इजराइल है, आतंकवादी अमेरिका है, और आतंकवादी इजराइल के साथ खड़े लोग हैं। भारत, फिर से वही बात कि भारत के लड़ाके जब लड़ रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए, तो दूसरे देशों से अगर इस तरह की जो बातें होती तो हम उन्हें भी यही कहते और वो हमें यही समझते। अगर वो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े होते, अगर वो अंग्रेज इंग्लैंड के साथ खड़े होते, या अगर इंग्लैंड के पक्ष में बोल रहे होते, और उस समय तो जब वो हम पर कब्जा कर रहे थे अंग्रेज, उस समय तो पूरी दुनिया उनके साथ थी, जैसे आज इजराइल के साथ आधी दुनिया खड़ी है, आतंकवादी दुनिया, अमेरिका वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, तो अब आज का मेरा ये वीडियो इस बात को बताने के लिए है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। अगर इजराइल यह समझता है कि गाजा को नष्ट करके या फिलिस्तीन की पूरी धरती पर बम बिछा करके इस युद्ध को खत्म कर लेगा और फिर चैन से सोएगा, तो यह उसकी भूल है। या एटमी हथियार का प्रयोग करके, एटम बम छोड़ करके वो ये सोचता है कि वो सुरक्षित रहेगा, तो ये भी उसकी भूल है। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की ताकत अगर इजराइल के साथ खड़ी हो जाएगी, तब भी मैं इस युद्ध का परिणाम आपको बता रहा हूं। चाहे जो भी, जितनी भी लड़ाइयां हो, जितने भी लोग मरे, चाहे जितने लोगों को तड़पा तड़पा के मार दे, बिजली पानी बंद करके मार दे, बम गिरा करके इजराइल मार दे, लेकिन इस लड़ाई का अंत इजराइल के खात्मे से होगा। इजराइल का अस्तित्व इस नक्शे से, मतलब इस पृथ्वी से मिट जाएगा। फिर से वो फिलिस्तीन बन जाएगा, फिर से इजराइल नहीं रहेगा। इजराइल नहीं रहेगा। इजराइल के अंत से ही इस युद्ध का अंत होगा। इजराइल खत्म होगा, यहूदियों का आतंक खत्म होगा। ये क्लियर दिख रहा है, और ये पूरी दुनिया मिलकर करेगी। ये हमास के बस की बात नहीं है, ये फिलिस्तीन के बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया इस लड़ाई में शामिल होगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 है, ये तृतीय विश्व युद्ध है। और न जाने कितने और देश इस चपेट में आकर तबाह होंगे, न जाने कितने और देश पूरी तरह से बर्बाद होंगे, न जाने कितने और देश खत्म होंगे इस लड़ाई में। वर्ल्ड वॉर की विभीषिका जो होती है, विश्व युद्ध की विभीषिका जो होती है, और कम से कम अब तो एटमी हथियार लोगों के पास है, वो होगी। परिणाम इजराइल के खत्म होने से खत्म होगा। और इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ जो कर रहा है, इजराइल फिलिस्तीन पर जो कर रहा है, इजराइल दुनिया के और देशों पर भी करेगा। इजराइल, कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं, इजराइल से सिर्फ फिलिस्तीन को खतरा नहीं, इजराइल से पूरी दुनिया को खतरा है। इजराइल की धरती, इजराइल या फिलिस्तीन का जो युद्ध छेड़ रखा है, ये युद्ध भूमि
बन चुकी है वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर 3 की, तृतीय विश्व युद्ध की। और बहुत बड़े विनाश के बाद कहीं जाकर के यह युद्ध रुकेगा। उस विनाश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उस विनाश के बारे में तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और कम से कम मैं समझता हूं कि दुनिया के बहुत से लोग उस तैयारी में लगे भी हुए हैं। उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि ये विश्व युद्ध का रूप लेगा। और मेरा प्रेडिक्शन, मेरा अनुमान, मेरी सोच ये कहती है, या मेरी समझ ऐतिहासिक रूप से जो है, भौगोलिक रूप से जो है, वो ये कहती है कि इजराइल के खात्मे के बाद ही इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म होने के बाद ही पूरी दुनिया में अगली शांति आएगी। भले ही इसमें फिलिस्तीन भी खत्म हो जाए, फिलिस्तीन भी मिट जाए, जो भी होना है हो जाए, परिणाम यही होगा। और इसके लिए कुछ कुछ बातों के लिए, जैसे अगर हिटलर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मुसोलिनी को जिम्मेदार, बहुत से आतताई, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, नेतन्याहू भी उन्हीं में से एक है और वो वही भूमिका निभा रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि गाजा को बर्बाद करके, गाजा पर बम गिरा के, फिलिस्तीन पर बम गिरा के, आसपास के अमेरिका के सहारे, अमेरिका के हथियारों से, अगर ऐसा करके वो फिर उसके बाद शांति से अपने देश में ऐश से रहेंगे और या फिर विश्व का नंबर 1 देश बनेंगे, या फिर जो भी उनकी अपनी सोच और मंशा होगी, अपने अस्तित्व की लड़ाई तो वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां वो हैं वहां वो रिफ्यूजी हैं, जहां वो हैं वहां भारतीय भाषा में कहें तो अतिथि थे, और जिसके घर अतिथि बनकर गए थे उसके ही घर पर कब्जा करके आज उस पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और विस्तार करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, घर वालों को ही मार रहे हैं। परिणाम आएगा। यह विश्व युद्ध खत्म होगा, अभी नहीं, बहुत लंबा चलेगा। ये 1 महीने के आसपास 30 दिन हो चुका है। किसी ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि यह युद्ध रुक जाए, लेगा भी नहीं, क्योंकि जो आतंकवादी देश हैं वो नहीं चाहते कि यह युद्ध रुके। और दुनिया को चलाने वाले बहुत से हाथ या पैर, या यूं कह सकते हैं जो पूंजी लगाकर पूरी दुनिया को चलाते हैं, अपने कब्जे में रखे हुए हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे। वो तो चाहते हैं कि आबादी सेटल्ड हो इसी तरह से। और इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे जैविक वार। मैं समझता हूं पिछले दिनों जो महामारी आई थी वो इसी का हिस्सा था, या यूं कहिए कि केमिकल वॉर या एटमी वॉर। ये सब करके पूरे दुनिया में आबादी को कम करने की जो ये कोशिशें चल रही है, उसका भी एक ये हिस्सा है, और ये इतने जल्दी नहीं रुकेगा। ये निश्चय है। मैंने कहा कि मैं अंत बता रहा हूं। अब अंत के पहले जो जो भी होना है, जो आप चाहे कल्पना कर सकते हैं, किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, होगा। यह विश्व युद्ध है, यह कोई फिलिस्तीन और इजराइल का वार नहीं है, यह विश्व युद्ध है। और ये इजराइल के खत्म होने से, इजराइल के मिट जाने से ही खत्म होगा, बंद होगा। अब अगर इजराइल गाजा पर या फिलिस्तीन पर न्यूक्लियर वार करेगा तो आसपास के देश किसी के पास तो होगा जो उस पर डालेगा। और इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि वो 1-2 बमों में खत्म भी नहीं हो जाएगा। उसे एटमी वार की धमकी देने से पहले यह सोचना जरूर चाहिए था। हालांकि ड्रामा तो नेतन्याहू कर रहे हैं, एक जिसने ये बात कही उस पर कार्रवाई करके या शांति का नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन एक आतंकवादी कितना अपने चेहरे को छुपा पाएगा। उनमें इजराइल और अमेरिका, और इजराइल तो वैसे भी अमेरिका का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो कभी भी कहीं जाता है किसी को भी मार के चला आता है, किसी को भी ठोक देता है। तो बिगड़े हुए बेटे का अंत जब तक नहीं होगा तब तक तो शांति नहीं आएगी। आप अगर गांव के भाषा में, अगर क्षेत्रीय भाषा में देखें कि जब तक आसपास कोई गुंडा पैदा हो जाता है और पूरे माहौल को खराब करने लगता है, जब तक उसका अंत नहीं होता तब तक वो माहौल बना रहता है और चलता रहता है। और उसका अंत तो होता ही है। गुंडे का अंत क्या होता है आप देख लीजिए, वही होगा, गुंडई नहीं चलेगी। और वो भी दूसरे के गांव में जाकर, दूसरे के घर में जाकर जब गुंडई करने की कोशिश यहूदी कर रहे हैं तो
परिणाम तो होना ही है, होगा ही। उसके लिए इजराइल को भी तैयार रहना है। वो भले ही एटमी हथियारों की धमकी दे सकता है, दे ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिलिस्तीन ने तो स्वीकार ही कर लिया है कि हम तो मरेंगे, बेटा आजा, तुझे भी लेकर मरेंगे, क्योंकि तू मार ही रहा है, हम तो मर ही रहे थे। यानी ये फिलिस्तीनियों की सोच है, हम तो मर ही रहे हैं, हमको तो तू मार ही रहा है, कैसे भी मारेगा, जब मारेगा ही तो तुझे भी मार के मरे। ये सोच, इस सोच ने इस युद्ध को जन्म दिया, और इस सोच का अंत भी नक्शे से एक देश के मिट जाने के बाद ही खत्म होगा। जय हिंद।